हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS क्लास 12th हिस्ट्री कोड 315 चैप्टर 12, जिसका नाम है प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं। ये पार्ट थर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। NIOS की कोई सी भी वीडियोस देखने के लिए आप शाहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉल साइंस हो, सोशलॉजी हो, और चाहे NCERT हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई वीडियो हो, तो आपको यहाँ पर सभी वीडियो मिल जाती हैं। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं। हमने सेकंड पार्ट तक कवर कर चुके थे हम पहले। अब हम थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं, जिसमें आता है मुगल प्रशासनिक संस्थान। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मुगल प्रशासनिक संस्थान से। मनसब प्रणाली। भारत में मुगलों के शासन में मनसब और जागीर प्रणाली प्रारंभ से अंत तक प्रचलित थी। तो भारत में मुगलों के शासनकाल में मनसब और जागीर प्रणाली कहाँ तक थी? शुरू से अंत तक थी। भारत में मुगलों द्वारा तैयार की गई मनसबदारी अद्वितीय प्रणाली थी। कुछ हेरफेर से अकबर द्वारा चलाई गई मनसबदारी प्रणाली सैन्य व नागरिक प्रशासनों का आधार थी। मनसब शब्द का अर्थ हैसियत या पद से है। ठीक है, तो मनसब का मतलब क्या था? हैसियत या पद से, यानी उसकी जो पोस्ट होती थी। जिस प्रणाली को मनसब प्रदान किया जाता था, उससे शाही तंत्र में उसकी हैसियत और वेतन दोनों का निर्धारण होता था। मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या का भी इससे निर्धारण होता था। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में अगर मनसब प्रणाली आता है तो आपको यहाँ तक लिखना है कि ये प्रारंभ से अंत तक थी प्रणाली, अकबर द्वारा चलाई गई थी। मनसबदारी प्रणाली सैन्य नागरिक प्रशासनों का आधार थी। मनसब का अर्थ हैसियत या पोस्ट से। जिस व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था, उससे शाही तंत्र में उसकी हैसियत क्या हो जाती? बढ़ जाती थी, और वेतन का निर्धारण भी होता था। मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या का भी इससे निर्धारण होता था। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, तो आपको ये राइट डाउन कर लेना है कॉपी में। मेन बातों को ही हम यहाँ पर देखेंगे जो लिखी जानी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आती है जागीर प्रणाली। मुगलों के शासनकाल में राज्य को अपनी सेवाएं देने वाले अभिजात वर्गों को किसी विशेष क्षेत्र या राजस्व सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया। तो मुगलों के शासनकाल में राज्य को अपनी सेवाएं देने वाले जो अभिजात वर्ग थे को किसी विशेष क्षेत्र का राजस्व सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया, कि किसी विशेष क्षेत्र को किस तरीके से राजस्व रेवेन्यू सौंपा जाए। मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था वह जागीर, और जिस व्यक्ति को सौंपा जाता था वह जागीरदार कहलाता था। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो क्षेत्र सौंपा जाता था मुगल काल को वो जागीर होता था, और जागीर जिसको सौंपा गया उसे जागीरदार कहा जाता था, जिस व्यक्ति को मिलता था। अकबर के शासनकाल में विकसित मनसबदारी प्रणाली में जागीर अभिन्न हिस्सा थी। अकबर के उत्तराधिकारियों ने अपने अपने शासनकाल के दौरान इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। आपको सिर्फ इतनी ही बात लिखनी है, मैं शॉर्ट में ही करा रहा हूँ, कि जागीर राजस्व के तौर पे दी जाती थी, और जिसको दी जाती थी उसको जागीरदार कहा जाता था।
फिर है मराठों का प्रशासनिक ढांचा कैसा था। तो दक्कन के इतिहास में मराठा शक्ति का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों और दक्कनी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित थी। केंद्रीय प्रशासन क्या था मराठों का? राजा सभी कार्यों का कर्णधार था। ठीक है। प्रशासन को 8 विभागों में विभाजित किया गया था, जिसके मुख्य मंत्री होते थे। कभी कभी ईस्ट अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये 8 मंत्री ये सारे होते थे। ठीक है। तो आपको केंद्रीय प्रशासन किससे चलता था, आपको यहां से लेकर यहां तक लिख लेना है। फिर है प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन दक्कनी और मुगल प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया था। सभी प्रांतीय इकाई दक्कनी शासनों के अधीन पहले से मौजूद थी। तो मुगल प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया, सभी प्रांतीय इकाई दक्कनी शासनों के अधीन पहले से मौजूद थी। शिवाजी ने इन्हें मान्यता प्रदान की। तो इन सब को किसने मान्यता प्रदान की? शिवाजी ने। और कुछ का दोबारा नामकरण भी किया गया। प्रांतों को प्रांत के रूप में जाना जाता था और प्रांत सूबेदार के अधीन होते थे। एक से अधिक सूबेदारों को सर सूबेदार नियंत्रित करता था और यह सूबेदारों के कार्यों का निरीक्षण भी करता था। प्रांतों से छोटे ताफर्स थे जिनका मुखिया हवलदार होता था। तो आपको इतना लिख लेना है प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो ये चैप्टर 3rd पार्ट के साथ यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।